So this is PCTB book for FSC पंजाब कुरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो हम यहाँ पे क्विक एक ग्लांस लेंगे, और बुक से इसलिए ही करवाया जा रहा है ताकि आप बुक रीडिंग करें। क्योंकि स्लाइड्स में ये होता है कि स्लाइड से करवाया जाए तो फिर ज़्यादा आप स्लाइड को प्रेफर कर रहे होते हैं, जो कि हर चीज़ कवर नहीं करती। तो अगर तो आप पंजाब से हैं तो ये बुक से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, अगर आप पंजाब से नहीं हैं तो ये बुक से आप रीड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे चीज़ों को। कि किन टॉपिक्स में से किस तरह आपको क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल थर्मोडायनामिक्स की तारीफ है कि थर्मोडायनामिक्स आपको पता है कि स्टडी ऑफ हीट। डायनामिक्स की भी हमें पता है तारीफ, लेकिन मकसद सिर्फ मेन यही है कि आप किस तरह हीट को दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेस पे आपका हीट इंजन काम करता है, इसी बेस पे आपका डीजल इंजन काम करता है। तो जितने भी इंजन हैं जो कि हीट पेट्रोल को कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज में, तो दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले उसमें जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। आपको पता है कि हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लूइड डायनामिक्स है, मैकेनिक्स है, तो हम पहले कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, कोई एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि ये चीज़ें हमने इस तरह लेके चलनी है। तो इसका जो बेंचमार्क है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। हम इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, तो उसमें से एक अप्रोक्सीमेशंस या उसमें कुछ बेंचमार्क्स हैं जिसकी बेस पे हम मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे, जिसकी बेस पे थ्योरी डेवलप करेंगे। तो वो बेंचमार्क क्या है कि एक फिनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। जो मेजर जो इसमें ज़रूरी चीज़ है जो आपके समझने के लिए, तो हम हमेशा इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं इसमें। इन इलास्टिक कोलिजन को हम कंसीडर नहीं करते। अब जाहिर बात होती है, लेकिन क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन है, आइडियलिटी है, हम आइडियल चीज़ों को लेके चलते हैं ताकि हमारा स्टैंडर्ड हाई सेट हो। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट नहीं करते अदर देन कोलिजन। अब इससे क्या मुराद है कि मकसद के दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। प्लस प्लस को अट्रैक्ट, प्लस नेगेटिव को रिपेल नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, विच इज नेचुरल प्रोसेस फॉर अ न्यूट्रल बॉडीज टू exert a force। तो इस काइनेटिक थ्योरी की बेस पे हम रिलेशंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बेसिक जो मेजर फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेशर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तीन मेन पैरामीटर्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो प्रेशर हमने ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जाना। इसमें डेरिवेशन के दौरान आप एक चीज़ पढ़ेंगे, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली पास्कल लॉ। व्हाट डज द पास्कल लॉ से कि the pressure on all sides in the vessel the same provided the gas is of uniform density। और यूनिफॉर्म डेंसिटी हम काइनेटिक थ्योरी में कंसीडर कर चुके हैं। तो लिहाजा पास्कल लॉ के तहत आप पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी कह सकते हैं। यानी प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू प्रेशर अलोंग जी एक्सिस। तो ये टॉपिक आपने नहीं करना है, इसमें से सिर्फ आपने पास्कल लॉ की हेडिंग करनी है, और ज़ाहिर ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है एज इट इज। इसका फाइनल रिजल्ट आपने करना है, जो कि ये शो करता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपका प्रेशर बढ़ेगा। ये फाइनल रिजल्ट है। ये रिजल्ट भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। माइट बी देयर सम न्यूमेरिकल जिसमें आप ये चीज़ यूज करें। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज टेम्परेचर, द सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसको अगेन हम काइनेटिक थ्योरी की बेस पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, और पीछे वाला रिजल्ट जो प्रेशर का फॉर्मूला बना है वो ही रीयूज करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, उस प्रेशर को वी के साथ ला के
तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, और यहाँ से हमारी कंक्लूजन क्या निकलती है कि टेम्परेचर भी काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप एमसीक्यूज के लिए तैयार कर सकते हैं, दैट इज दिस फॉर्मूला, n over na, number of molecules divided by number of Avogadro number is equal to uh, sorry, r over na, r over na is equal to Boltzmann constant। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1.38 10 टू माइनस 23 जूल पर केल्विन होती है। लेकिन ये मेन चीज है कि K इज इक्वल टू है आइडियल गैस लॉ डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी दो मोस्ट फेमस जो कांस्टेंट्स हैं, एक कांस्टेंट है 8.314 आइडियल गैस कांस्टेंट आर, और एक कांस्टेंट है एवोगैड्रो नंबर 6.0 की पावर 23। अगर उनको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आता है जिसे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 के। तो ये चीज आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है कि टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। अब मैंने शुरू में कहा कि तीन चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब वॉल्यूम का हम इनडायरेक्ट निकाल लेंगे दो लॉज की मदद से। एक है बॉयज लॉ, जो कि कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको प्रेशर का पता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो आप वॉल्यूम के बारे में बता सकते हैं। वॉल्यूम अगेन थर्ड पैरामीटर जिसके लिए हमने डेरिवेशन नहीं की, हम इनडायरेक्ट उसको स्टडी करें। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताएगा कि अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक से लॉज हैं जो हम 12 दफा पढ़ते आए हैं, बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जब हम थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल की रोटेशन है, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन है, और मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल मोशन है कि मॉलिक्यूल सीधा जाते हुए भी रोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व, इसके साथ वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है। और अगर हम बात करें एटम्स की, तो हमें पता है एटम सिंपल हार्मोनिक मोशन के तहत वाइब्रेट भी करते हैं। तो उस लिहाज से उसकी कई तरह की एनर्जीज हैं, वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, रोटेशन एनर्जीज हैं। तो हम फिर उसको एक इकट्ठा नाम दे देते हैं, दैट इज एन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी बेसिकली सम ऑफ तमाम जितनी भी एनर्जीज है उन्हें इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। और अगर हम शुरू से बात करें तो हमने आइडियल गैस की बात की है। आइडियल गैस जो ऐसी गैस जो काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करती है। और आइडियल गैस में हमने पढ़ा कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स तब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे जब कोलाइड करेंगे, इसके अलावा वो किसी भी तरह की फोर्स नहीं लगाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें जितनी भी एनर्जी होगी आइडियल गैस में, वो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। यानी इसको अगर मैं एमसीक्यूज की शक्ल में पूछूं तो टोटल एनर्जी इन एन आइडियल गैस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक आइडियल गैस के लिए, एक और एमसीक्यूज बन सकता है, इन एन आइडियल गैस इज जीरो। वजह, क्योंकि आइडियल गैस वो गैस है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करती है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा। और वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह की फोर्स ऐसा एट अ डिस्टेंस नहीं लगा सकते, सिर्फ फोर्स लगाएंगे मोशन की वजह से, विच इज कोलिजन। तो फोर्स एट अ डिस्टेंस, पोजीशन में तब्दीली की वजह से कोई एनर्जी नहीं है, सो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और आइडियल गैस के लिए आपकी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके। उसके बाद आपका वर्क एंड हीट। वर्क का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ टी फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन हीट के अंदर आपने उसका फॉर्मूला जो बनाया उसमें जैसे एक एफ की जगह फॉर्मूला दर्ज करते हैं प्रेशर का, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक प्रेशर पे जो कि कांस्टेंट प्रेशर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम चेंज है। तो चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आएगा। इसको अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो इसका ग्राफ, वॉल्यूम और प्रेशर का जो ग्राफ है उसका एरिया अंडर द कर्व
आपको वर्क डन देगा। तो जब भी आपके पास ग्राफ है हो, तो ग्राफ से आप दो चीजें निकाल सकते हैं, एक एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं और एक इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरल डिस्कशन है जो कि वैसे कहीं और की जाती है, लेकिन इधर हम कर लेते हैं कि ग्राफ से आप दो ही चीजें निकाल सकते हैं, एक होता है एरिया अंडर द कर्व और दूसरी स्लोप। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, जबकि स्लोप क्या होता है? वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो आपने क्या करना होता है, जब अभी आपको क्वेश्चन आए कि बताएं एरिया क्या आएगा या स्लोप क्या आएगा, आपने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे है प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम को आपने ज़रब कर दिया तो ये वर्क डन आ गया। सो स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिव यू वर्क डन। इसी के मुकाबले में अगर वी ओवर पी करें, तो वॉल्यूम ओवर प्रेशर अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं, तो वो आपको स्लोप बता देगा कि स्लोप क्या है। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम स्टार्ट करते हैं, विच इज बेसिकली अबाउट कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो सिस्टम कैसे काम करता है थर्मोडायनामिक्स, आप हीट देंगे उसे कोई वर्क डन होगा, और सारी हीट से वर्क डन नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। जैसे कि आप अगर हम अपनी ह्यूमंस की एग्जांपल लें, हम सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ते की बेस पे हम सारी दिन की एक्टिविटी करते हैं, दोपहर में हम दोबारा खाना खाते हैं और फिर एक्टिविटी करते हैं, रेस्ट करते हैं, रात को खाना खाते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं और सो जाते हैं, फिर सुबह वही रूटीन। अब जितना हम हीट एनर्जी ले रहे हैं केमिकल्स की शक्ल में, वो सारी जो एनर्जी है वो हम यूटिलाइज नहीं करते, उसमें से कुछ एनर्जी जो है हमारा जिस्म सेव कर लेता है। और वो किस लिए इस्तेमाल होती है? मेटाबॉलिज्म के लिए। हमारी मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे जिस्म के अज़ा का बनना, नाखून, बाल। हम बच्चा है उसने बड़ा होना है, खाएंगे तो बड़े होंगे, बड़ी फेमस बात है जो बच्चों को कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली रिलेट करती हैं इसी प्रोसेस पे। जब हम एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करें, उसमें भी यही है कि आप एक पेट्रोल डलवा रहे हैं, उससे कोई वर्क डन होगा और उससे कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, जो पोल्यूशन की शक्ल में भी हो सकता है। प्रोडक्टिव नहीं है, लाजमी नहीं है मेटाबॉलिज्म की तरह प्रोडक्टिव, वो नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकता है जैसे पोल्यूशन में इजाफा है। तो Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, कि जो सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं उससे कुछ वर्क डन होगा और उससे कुछ आप वर्क डन कर लेंगे और कुछ इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी के लिए वो वर्ड यूज करा है डेल्टा यू। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टफ है जो कि यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो वो कह रहा है अगर आप सिस्टम को हीट देते हैं तो पॉजिटिव है, सिस्टम से हीट लेते हैं तो वो नेगेटिव है। सिस्टम पे काम करते हैं तो नेगेटिव है, और सिस्टम आपके लिए काम करता है तो वो पॉजिटिव है। तो ये जो चीज़ है, ये अगर केमिस्ट्री अगर आप देखें तो ये उसके उल्ट है। केमिस्ट्री में इसका टोटली उल्ट होता है। तो केमिस्ट्री में बेसिकली ये जो बेसिकली क्या होती है, ये रूटीन बनाई जाती है। यानी ये कोई हदीस तो नहीं है कि ये ऐसे ही है, यानी ये रूटीन के बेस पे है। ये ऑपोजिट भी हो सकता था, लेकिन ये किस बेस पे रखा गया, फिजिक्स में ऐसा क्यों है, तो उसके लिए छोटी सी मिसाल है ट्रेन की या बाइक की ले लें। अब बाइक में आप क्या करते हैं कि बाइक में आप पेट्रोल डलवाते हैं, मतलब हीट बाइक को देते हैं, और बाइक उसके मुकाबले में क्या करता है, आपके लिए काम करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए देखें, ये एक पॉजिटिव चीज है, मैंने बाइक पे पेट्रोल डलवाया और बाइक ने मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले गया। तो ये इसी मिसाल पे कि बाइक को आपने हीट दी, मतलब पॉजिटिव काम, और बाइक ने आपके लिए काम किया, तो ये भी पॉजिटिव चीज। ठीक है, अब इसी के वाइस वर्सा आ जाए कि बाइक जो है वो हीट रिलीज कर रहा है, जो कि वो कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, जो कि नेगेटिव चीज है। और दूसरा ये कि बाइक खराब होगी और आप उसे धक्का लगा रहे हैं, यानी बाइक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव है। तो बाइक हीट रिलीज करे भी नेगेटिव, और बाइक के ऊपर आपको काम करना पड़े, मतलब बाइक नहीं चल रही और आप उसे धक्का लगा के लेके जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसकी बेस पे आप ये साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री से उल्टा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन उल्टा होती है, क्योंकि उसमें हम केमिकल्स, हम उसमें केमिकल्स की बेस पे काम कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर केमिकल्स और हीट का जो वर्क के साथ रिलेशन है वो उस लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इट्स ऑल अबाउट कन्वेंशन, कि आप क्या कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल भी है।
ओके, सो कुछ प्रोसेस जो हैं हम एक से ज्यादा, क्योंकि फिजिकल पैरामीटर और सबको हम साइमल्टेनियसली नहीं स्टडी कर सकते, तो हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगर आप सिस्टम में हीट को कांस्टेंट कर देते हैं कि ना सिस्टम में हीट दाखिल होती है ना खारिज होती है, तो उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसके भी दो आगे माइनर स्टेप्स हैं, और वो है कि आप एक्सपेंशन स्टडी कर रहे हैं या कंप्रेशन स्टडी कर रहे हैं। तो उसी के बेस पे एक होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से मुराद है वॉल्यूम का बढ़ना, और एक होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन के वॉल्यूम का कम होना। मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर और वॉल्यूम को आप स्टडी कर रहे हैं, और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन है, और वॉल्यूम अगर आपका कम हो रहा है तो वो कंप्रेशन। इसी तरह एडियाबैटिक एक्सपेंशन है कि सिस्टम में हीट दाखिल नहीं हो रही ना खारिज हो रही है, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ना सिस्टम में हीट दाखिल हो रही है ना खारिज हो रही है, लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो रहा है पिस्टन की मदद से। तो इसको आप फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक, इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। दे आर आइसोबार्स, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एडियाबैटिक, ये हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें सिस्टम में ना हीट दाखिल हो ना खारिज हो, मतलब कांस्टेंट हो। और आइसोथर्मल, जैसे हमने स्टार्ट किया कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो एक चीज को कांस्टेंट रखा जा रहा है, बाकियों को स्टडी किया जा रहा है। अब इसके पोस्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप इससे बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने वर्क डन पढ़ा, वर्क डन W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो वो उसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, या किस इन दिए गए चार में से किसके लिए वर्क डन जीरो होगा। तो क्योंकि फॉर्मूला है P डेल्टा V, तो जिस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उस केस में वर्क डन जीरो होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वर्क डन जीरो होगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, तो ये पोस्ट जो इसमें से क्वेश्चन है वो काफी बन सकते हैं। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है? बेसिकली सिंपल कि जब आप किसी चीज को हीट करते हैं और उसे हीट करने से आप एक खास हीट पे एक केल्विन टेम्परेचर में इजाफा होता है। हर मटेरियल के लिए डिफरेंट है। एक मटेरियल को आपने 5 मिनट हीट दी, उसका एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ा। किसी और मटेरियल, लिक्विड के लिए आपने उसे 15 मिनट हीट किया, एक केल्विन इजाफा हुआ। तो हर मटेरियल, हर लिक्विड के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वो डिफरेंट होती है कि आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी सिस्टम को एक केल्विन टेम्परेचर में इजाफा करने के लिए। सो इसके एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। बेसिकली रिजल्ट क्या शो करता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ वेरी फेमस टर्म विच इज इक्वल टू आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इसमें आपको Cv की वैल्यू वो दे सकता है और कहे कि आप इसमें से Cp निकालें। इसके अलावा एक चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि इधर मेंशन नहीं है, और वो ये है कि गैमा जो है इज इक्वल होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv। गैमा जो है वो कांस्टेंट है। तो एक काम वो ये कर सकता है कि आपको गैमा की वैल्यू दे दे, फॉर एग्जांपल 5/3, और आपसे कहे कि जी Cv निकाले। तो इसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, Cp की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Cv निकाल के, Cp इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें, अगर मैं इसको रिलेट करूं तो Cp इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 Cv। तो इसको अगर आप ऊपर वाले रिजल्ट में दर्ज करते हैं तो Cv की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बेसिकली R में भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है
आपको पूछे जाते हैं, और ये पास पेपर में क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं। तो इट्स नॉट जस्ट हाइपोथेटिकल स्टफ। ठीक है, सो ये मेजर अगेन डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला करना है और उस फॉर्मूले के बेस पे किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्सिबल ऐसे प्रोसेस जो आप दोबारा कर सकते हैं, अपनी असल हालत में ला सकते हैं। रिवर्सिबल जो आप अपनी असल हालत में नहीं ला सकते। जो जितने भी प्रोसेस सडनली हो वो इरिवर्सिबल हैं। All changes which occur suddenly or which involve friction or dissipation of energy through conduction, convection, radiation, reversible explosion. जितने भी रिएक्शन तेजी से होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, या ऐसे प्रोसेस जो नेचुरली हो रहे होंगे, जिसमें जैसे कि कोयले का लकड़ी का जलना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर आपने कोई रिवर्सिबल प्रोसेस करना है तो आपको उसको स्लोली रन करना पड़ेगा और बड़ा केयरफुल अंडरस्टैंडिंग में। उसी की बेस पे हमारा हीट इंजन काम करता है और उसी के बेस पे हमारा कार्नट इंजन काम करता है। ओके, फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स की ही बेसिकली जो मैं बल्कि कहता होता हूँ कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स एक शेर है, और उसकी जो तशरीह है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और हमेशा एक शेर की तशरीह एक से ज्यादा तरीके से हो सकती है, तो इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक से ज्यादा फॉर्म्स है, एक नहीं है। एक शायर के शेर को जो तशरीह करने वाला वो अपने अंदाज में लेगा, हकीकी है, मजाजी है, मिक्स है। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर शेर है तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की उसकी जो तशरीह है वो कई तरह से। तो यहाँ पे आपकी जो तारीफ दी गई है वो हीट रेजर्वायर के तौर पे दी गई है, जिसे कैल्विन स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अलावा क्लासिस स्टेटमेंट है जो कि रेफ्रिजरेटर कहलाती है, कि आप कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते, आपको सिस्टम में हमेशा हीट खारिज करनी पड़ती है। इसी तरह एंट्रोपी की तारीफ है जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बनती है, कि नेचर प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो आपकी बुक में है वो है लॉर्ड कैल्विन की, और वो ये कह रहा है कि आप कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बना सकते जिसमें कोल्ड रेजरवायर ना हो। मतलब आप 100% एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। इट्स अगेंस्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप कोई ऐसा इंजन डेवलप नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी बाइक नहीं बना सकते जिसमें पोल्यूशन ना हो, जिसमें से आप जो पोल्यूशन की शक्ल में इजाफा ना हो, वो होना ही होना है, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी तरह मैंने आपको बताया क्लासिस स्टेटमेंट है, वो जरूर देखें क्योंकि आपने जो पेपर देना है उसमें वो पूछ सकते हैं। दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रेफ्रिजरेटर विच सेज के आप कोई भी आइडियल रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते। इट्स ये कैल्विन स्टेटमेंट ये कहती है कि आप आइडियल हीट इंजन नहीं बना सकते, जबकि दूसरा कहता है कि आप आइडियल रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते, और आपको सिस्टम या एसी जो है सिस्टम में हीट खारिज किए बगैर आप उसे नहीं डिवाइस कर सकते। ओके, सो एज आई सेड कार्नेट इंजन एज सच लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आपने करना, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि इसके चार प्रोसेस हैं। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन है, फिर कंप्रेशन है। पहले दो स्टेप में गैस को एक्सपेंड किया जाता है, फिर अगले दो स्टेप में कंप्रेस किया जाता है ताकि एक रिवर्सिबल साइकिल कंप्लीट किया जा सके। ये आइडियल इंजन है। अगर किसी इंजन की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है वो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है, लेकिन कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी क्या है? पहला ऑप्शन 100%, दूसरा ऑप्शन मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन 0%। सो मैक्सिमम हो सकता है, 100% नहीं हो सकता। 99.1% हो सकता है, 100% नहीं हो सकता। तो जितने भी इंजन मौजूद हैं वो कार्नेट इंजन की बेस पे ही डेवलप किए जाते हैं, और इसकी जो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के लिए यूज भी करवाया जा सकता है। दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ हीट। तो अगर आपको हीट दे दे, लेकिन हीट एक एज सच मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर मेजरेबल क्वांटिटी है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर फॉर्मूला है। उसके बाद एंट्रोपी है, सॉरी थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है। इसमें जो हमारी डिस्कशन है वो टेम्परेचर के एक स्केल पे है, जिसमें वो एक बात करता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 273.16 के, इसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा गया है कि इस टेम्परेचर पे आपको वाटर तीनों हालतों में, ठोस माया गैस, तीनों में मिलेगा।
So this is the MCQ that could be asked from here. Okay, so our meeting is just about to end, so let me just quickly brief out other things के पेट्रोल इंजन और इसमें आपका डिस्कशन है डीजल इंजन पे इसमें आपने एफिशिएंसी देखनी है कि किस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है और उस इंजन एफिशिएंसी को अगर आप बढ़ा सकते हैं तो किस तरह बढ़ा सकते हैं. Then we have entropy. Entropy is basically the measurement of disorder of a system. ये इसका फॉर्मूला है और एंट्रोपी हमेशा जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें बढ़ती है. रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है. बस ये दो तीन चीजें हैं जो इसमें से आए. ओके, सो दैट्स बेसिकली ऑल द थिंग फ्रॉम हेयर.